CDS एस्पिरेंट्स, कैसे हुआ आप लोग? कैसा हुआ आपका एग्जामिनेशन? ऑलराइट, चलो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में। सुनने में आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश के पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो 2022 में होमोफोन्स आए थे वही सेम होमोफोन्स अब की बार आ गए हैं। वोकैबुलरी भी टफ नहीं थी। अगर मैं बात करूं पेपर की, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन वही कॉम्प्रिहेंशन थे, 10 रीअरेंजमेंट वर्ड्स वाले, 10 सेंटेंसेस वाले, 60 नंबर की मेरे पास ग्रामर थी और 30 नंबर की मेरे पास वोकैबुलरी थी। अब बात करते हैं, पेपर टफ तब होता है जब S1 S6 रीअरेंजमेंट सॉल्व ना हो। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। कॉम्प्रिहेंशन भी ज्यादा टफ नहीं था, एक दो बार पढ़ना पड़ा बट इट वाज सॉल्वेबल। ग्रामर वाज नॉट एट ऑल टफ। मेरे अकॉर्डिंग पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे आया है। रही वोकैबुलरी की बात, होमोफोन्स नया टॉपिक है और एक और चीज आ गया है, वो फ्रेंच वर्ड्स, लोन वर्ड्स। वो वर्ड्स इतने टफ नहीं थे। वर्ड्स लाइक डोजियर, एपेरेटिव, फिसाड, ये सब सबको पता है जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या थोड़ी सी भी रीडिंग हैबिट्स है, तो ये सब आप क्वेश्चन कर सकते थे। इवन इफ आप ये क्वेश्चंस नहीं करते हैं, इनको हटा देते हैं, चलो 5 क्वेश्चन ये हटा दिए, 5 क्वेश्चन हमने कोरिलेटिंग वाले हटा दिए, फिर भी 110 क्वेश्चंस तो बचे। अगर 110 में से आप 100 क्वेश्चंस 95 से 100 क्वेश्चंस भी करते हैं तो भी आप 80 अबव स्कोर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी हाई स्कोर इन इंग्लिश पेपर। सो एज पर मी द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, इट वाज नॉट एट ऑल टफ। भवानी सर आप बताइए, अब जीएस का पेपर कैसे आया? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं पेपर टफ था। अब आप बताइए, आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या था? बिल्कुल, देखो भाई लोग, जैसा हम लोगों ने पेपर को एनालाइज किया है, पेपर इजी तो नहीं कहेंगे पर मॉडरेट ज़्यादा था और कुछ क्वेश्चंस थे जिनका लेवल डिफिकल्ट था, पर वो कुछ क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट डालना ज़रूरी भी है, वरना छटनी कैसे करेंगे वो लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा हिस्ट्री के पोर्शन को मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाया गया है। जनरली 20 to 22 क्वेश्चंस आते थे, पर इस बार 24 to 25 क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो 20 से 22 आते थे उनको थोड़ा कम करके 17 से 18 कर दिया है। और इकोनॉमिक्स मुझे देखने को मिली है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा आई है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। तो इकोनॉमिक्स, वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड, आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। और जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे इकोनॉमिक्स के, वो नवंबर और दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स से आए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स बहुत इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चंस या पढ़ाए हुए क्वेश्चंस नहीं आए। 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी थे और जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है पेपर इजी नहीं पर मॉडरेट ज़्यादा है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का तो आना लाजमी, अदरवाइज यूपीएससी फिर कैसे कंडक्ट करेगी एग्जाम को और कैसे छटनी करेगी। बाकी एक बार शेखर सर मैथ्स के बारे में ज़रूर बताएंगे कि मैथ्स का पेपर कैसा रहा। थैंक यू भवानी सर, निकिता मैडम। जहाँ तक मैथ्स के पेपर की बात है तो सीडीएस के बच्चों को शायद ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती होगी कि सर मैथ्स का पेपर बिल्कुल लास्ट में होता है, तो हम पहले ही थक चुके होते हैं। तो 3 से 5 का जो स्लॉट होता है ना मैथ्स के लिए, उसके लिए हमने तुम लोग को आगे से ट्रेन किया हुआ है। मैंने ये बात कई बार तुम लोगों को क्लास में बोली भी थी कि जब भी मैथ्स करने जाओ सीडीएस के लिए तो ये वाले स्लॉट के अंदर अपने आप को बिल्कुल फिट करो। कल के पेपर की अगर बात करें तो बच्चों के जो रेस्पॉन्स मेरे पास में आए वो यही थे। सबसे पहला रेस्पॉन्स यही आया था कि सर पेपर के अंदर जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, एक तो फिगर से हमें वैसे ही फोबिया होती है, और स्टार्टिंग में जब हमने पेपर खोला तो जिस बच्चे ने सेट सी पकड़ा होगा उसके सेट में स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन जो थे वो ज्योमेट्री के ही थे। और ये बात मैंने क्लियरली तुम लोगों को समझाई हुई थी कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन से कभी पेपर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जब तुम ज्योमेट्री में कमजोर हो या फील करते हो कि यू आर नॉट एट ऑल गुड एट दैट, तो मेरे लिए एडवाइसेबल यही था कि तुम पेपर को थोड़ा बीच से स्टार्ट करते। तो जिनके पास ए और बी सेट गए थे उनके पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े पीछे की तरफ थे, तो बच्चों के मिक्स्ड रिस्पॉन्स आने लग गए। और मेरे हिसाब से कल का जो पेपर था वो इजी तो नहीं बोलूंगा, बट देन उसमें 20 से 25 क्वेश्चन डैम इजी थे। डैम इजी का मतलब होता है वो वाले क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए हुए थे। और यही बात मैंने बहुत पहले तुम लोगों को बताई थी कि पेपर को जब भी स्टार्ट करो 15 से 20 मिनट उसकी स्कैनिंग करना, ताकि तुम उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सको। तो जिन बच्चों ने उस प्रोसीडियर से काम किया होगा उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा।
वो बच्चे बोलेंगे कि सर हमने 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जो बच्चे ज्योमेट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट किए होंगे उनके लिए पेपर बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल अच्छा था। अच्छा का मतलब है कि जनरल कैंडिडेट शायद उन क्वेश्चंस को ना कर सके, बट उसके अपार्ट अगर मैं उन 20 क्वेश्चन को उसमें से हटा दूं तो बाकी 80 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस अप्रोचेबल क्वेश्चंस थे जो विद इन 1.5 आवर्स तुम आराम से बना सकते थे। तो जो रेस्पॉन्स है, जो फीडबैक है, जो एनालिसिस है मैथ्स के पेपर का, वो यही है कि 60 क्वेश्चंस हर वो बच्चा बना सकता था जो बच्चा ज्योमेट्री से पेपर को स्टार्ट ना करे। बाकी मेरे हिसाब से जीएस इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था, ये बच्चों का खुद का कहना है। और जहां तक जीके की बात है तो जैसा कि सर ने बताया रखा है कि उनको भी छटनी करनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो वैसे वाले क्वेश्चन तुम्हें दे जिसमें तुम बोलो हाँ ये आ गया, ये सर ने बताया था, ये नोट्स में मिल गए। ऐसा ना मैथ्स में होने वाला है, ना जीएस में होने वाला है, ना इंग्लिश में होने वाला है। इंग्लिश में फिर भी क्या हो जाता है कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, कुछ रिपीट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसा कि मैडम बता रहे हैं कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ये रिपीटेशन तुम्हें जीके के पेपर में नहीं मिलने वाली, मैथ्स में तुम भूल जाओ। मैथ्स में मुझे ध्यान है 10-12 क्वेश्चन थे जो असाइनमेंट बुकलेट के थे। मैंने कोई बच्चा डिनाई नहीं करेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं जी। शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके अंदर में जहां पे तुम शॉर्टकट लगा सकते थे, लेकिन मैं फिर घूम फिर के वही 20-25 क्वेश्चन में जाऊंगा जो ज्योमेट्री के थे, जो कि एक्चुअली उनका फिल्टर था। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि अगर तुम इन 20-25 क्वेश्चन को छोड़ के अटेम्प्ट करते हो तो कितना कर पाते हो। तो सर अभी सिचुएशन ये है कि बच्चों को कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन है। हाँ सर। तो आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है मैम? सर मेरे हिसाब से अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो कोई एक बच्चा जिसने 1 महीने की मेहनत की है, 1-1.5 महीना की दिया है इंग्लिश को, वो इजीली 70 to 75 मार्क्स ले आएगा इंग्लिश में। इंग्लिश टफ नहीं थी। जिस बच्चे ने थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व किए हैं एनडीए के, सीडीएस के, क्योंकि वोकैबुलरी बिल्कुल रिपीटेड आई है, बिल्कुल वही एनडीए के पेपर की और सीडीएस के पेपर की। जिसने 2019 से 2023 के पेपर सॉल्व किए हैं, ये 4 सालों के दोनों पेपर्स, सर वो बच्चा कर सकता था। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा इंग्लिश में 70 से 75 नंबर इजीली लेकर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आप इसमें आप अपना जीएस का बताइए कि कितने क्वेश्चंस कोई एक बच्चा कर सकता है, और आप इसमें स्कोर ऐड करके बताइए कि ओटीए का क्या स्कोर बन जाएगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि इजी तो नहीं था पेपर, पर मॉडरेट क्वेश्चंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर किसी ने 2.5-3 महीने भी तैयारी की है और अच्छे से तैयारी की है तो आराम से 35 to 40 तो स्कोर कर सकता है। और जैसा आपने बताया कि अगर 75 या 70 भी बच्चे लेके आ रहे हैं और 30 या 35 यहाँ जीके में लेके आ रहे हैं तो बहुत इजीली उनकी कट ऑफ से 5-10 नंबर या 10-15 नंबर फालतू ही आ रहे हैं। बिल्कुल सर। शेखर सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैथ्स के लिए मैं इतना बोल सकता हूं कि जो बच्चा एवरेज या एबव एवरेज कैटेगरी के हैं उनके लिए 50 to 60 मार्क्स लाना आउट ऑफ 100 कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इस पेपर के लिए, अनलेस और अनटिल उन्होंने अपना टाइम खराब ना किया हो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। लेकिन उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो एवरेज से थोड़ा नीचे हैं तो वो 30 से 40 क्वेश्चन के रेंज से ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो भी जाके फंसे होंगे उन्हीं ज्योमेट्री क्वेश्चंस में। सो आई एम श्योर कि 40 to 50 के बीच में अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो देयर इज अ गुड चांस कि तुम्हें मैथ्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और यही मेरा कट ऑफ के लिए एक अंदाजा होगा 40 to 50, दैट्स इट। और सर अब की बार ओटीए की सीट्स भी ज्यादा हैं बॉयज की, तो जिसके वजह से शायद जो 6000 सिलेक्शन है वो शायद ज्यादा हो। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर मैं ओटीए की बात करूं सर तो कट ऑफ जा सकती है 98 से 105। ठीक है, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 95 से 105 के आसपास, तो 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं। सर मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे, जैसे अभी बच्चे क्या करते हैं जब पेपर आ रहा होता है ना तो पहले तो पढ़ाई नहीं करते हैं, आखिरी के 15 दिन में वो शॉर्ट वीडियोस उठा लेते हैं। वो 6 घंटे में पॉलिटी पूरी, 5 घंटे में ज्योग्राफी पूरी। सर आप बताइए, आप जीएस में और सर आप मैथ्स में, क्या कोई बच्चा ये मैराथन्स देख के पेपर क्लियर कर सकता है, या फिर इस पेपर में यू नीड टू वर्क हार्ड? और अभी कुछ बच्चे हैं जो क्लियर कर लेंगे, लेकिन कुछ हैं जो रह जाएंगे, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? पहले आप जीएटी सर आप पहले बता दो, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से बात करूंगा, तो आप पहले। नहीं बिल्कुल, देखिए मैराथन्स का ऐसा नहीं कि उनसे फायदा नहीं होता, पर फायदा सिर्फ उनको होता है जिन्होंने 2.5-3 महीने बढ़िया तैयारी की है।
क्योंकि मैराथन से आपको कंटेंट की समझ नहीं मिलेगी, मैराथन से आपको मिलेगा रिवीजन। तो अगर आपने पहले से पढ़ाई अच्छी की है तो रिवीजन तो अच्छे से हो जाएगा कि 5-6 घंटे में आपने रिवाइज कर ली पॉलिटी, या 5-6 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ ली। पर 5-6 घंटे में अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ज्योग्राफी पहली बार आप पढ़ रहे हो उस मैराथन को, और पहली बार में ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद भी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैराथन सिर्फ रिवीजन के लिए ठीक है। कंटेंट को अगर डीपली समझना है तो आपको 2 से 3 महीने की तैयारी कम से कम करनी पड़ेगी, वो भी ऐसे ऑथेंटिक बुक्स के साथ या ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ जहां से क्वेश्चंस फंसते हैं। जी सर। सीधी सी बात है, जो भवानी सर ने बोला है मैं उसी को थोड़े से डिफरेंट लैंग्वेज में बोलूंगा, जो बात उनका है वही रहेगा। देखो, एक होता है कि तुम किसी चीज को पहली बार सीख रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो, और एक होता है कि तुम पढ़े पढ़ाए हो और तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे पढ़ाई करनी है। बट अधिकतर बच्चे जो मैराथन देखते हैं वो ये सोच के देखते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं भी जानता हूं, कुछ नहीं भी पढ़ा हूं, तो शायद ये 5-6 घंटे की वीडियो को देखने से मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या बाकी बच्चे पागल बैठे हैं यहाँ पे जो 1 साल 2 साल से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं? तो तुम्हें अपने लेवल को पहले समझना है। अगर तुम एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो इस तरह के मैराथन से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने आप को एवरेज से थोड़ा ऊपर या अबव एवरेज से ऊपर मानते हो तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये मैराथन काम का है, क्योंकि यहां पे तुम्हारी एक तरह से रिवीजन होती है। एक बार विजन ही नहीं हुआ तो रिवीजन किस बात का है? सही बात। तुमने देखा ही नहीं, कभी बुक पढ़ा ही नहीं, तुम्हें किसी ने बोला कि यार ये 6 घंटे की वीडियो देख लो, तुम्हारा हिस्ट्री डन है, पॉलिटी डन है, ज्योग्राफी डन है, तो फिर तो कोई हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हम भी ऐसे 6 घंटे की वीडियो डाला देते हैं, क्यों बेकार इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, क्यों कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं? तो लोग फ्री में बैठ के देख लो जो देखना है। और मैथ्स की जहां तक बात है, मैथ्स में तो मैराथन देख के और बुरे ही होने वाले हो, क्योंकि सामने खड़ा हुआ टीचर तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा है, उससे वो क्वेश्चन को कर रहा है, तुमने उसको देखा, तालियां बजाई। ये तो वो बात हो गई कि मूवी थिएटर में तुम मूवी देखने गए और हीरो ने कुछ गंडों की पिटाई कर दी और तुम खुश हो रहे हो कि शायद तुमने पिटाई कर दी। ऐसा नहीं होता है। जिस टीचर ने तुम्हें गाइडेंस दी है, जिस टीचर ने तुम्हें शॉर्टकट बताया है, जिस टीचर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो करने के लिए उसने खुद कितनी प्रैक्टिस की होगी। ऐसा नहीं होता है तुम्हें। और पेपर यूपीएससी का है, ये भी ध्यान रखना, छोटे मोटे पेपर्स नहीं है। मैं भी नाम नहीं लूंगा उन एग्जाम्स के जहां पे इस तरह के स्ट्रैटेजी से काम बन जाती है। यूपीएससी का पेपर जब होता है ना, वहां पेपर भी एक टीचर कंडक्ट नहीं करता है। पेपर को बनाने के लिए पैनल ऑफ टीचर्स होते हैं, तो वो जानते हैं कि किस क्वेश्चन में बच्चा फंसेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन बनाते हैं। और मैथ्स में तो बिना प्रैक्टिस के तुम सिर्फ 6 घंटे की वीडियो देख के कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला तक भी तुम्हें याद नहीं होने वाला ढंग से, भले ही जितने शॉर्टकट्स पता चल जाए। आई थिंक दैट इज एनफ। हमारा जो भी ये रिव्यू था पेपर को लेके, एनालिसिस था, वो यहाँ खत्म होता है। बट एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि डोंट लूज होप। कुछ ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ में। पेपर अगर टफ है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें लगता है कल का सीडीएस का पेपर टफ आया था, तो पूरी दुनिया को यही लगता है, सबके लिए टफ था। तो वहां पे बिल्कुल ही हार्ट लूज नहीं करना है। फिर से प्रिपरेशन करने की अगर बारी आएगी तो वो भी करेंगे, साथ में करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ में हैं। और जो पिछले बार कमी रह गई है, तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रिपरेशन में या हमसे कुछ चीज की कमी रह गई है, तो वो आप हमारे साथ जुड़ के अपने आप को फिर से ठीक कर सकते हो। बिल्कुल। और उसी के लिए हमारा कोर्स जो है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 3rd ऑनवर्ड्स। तो जिनको भी लगता है कि हमारे साथ जुड़ के उनको फायदा होने वाला है, दे आर डेफिनेटली वेलकम। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सब नंबर्स और वेबसाइट जहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो भूलना नहीं, 3rd ऑफ मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आइए इसको ज्वाइन कीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और ये जरूर याद रखिए कि इट्स नॉट अ वन डे गेम। इसमें आपको काम करना पड़ेगा और ये सिर्फ आपको ही नहीं करना है, हम सारे टीचर्स मिलकर काम करेंगे। हमें भी कुछ चीजें पता चलती है पेपर देखने के बाद कि हाँ इस एरिया पे शायद हमने एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे कि यूपीएससी सिर्फ बच्चों का पेपर नहीं लेता है, वो टीचर्स का भी पेपर लेता है। वो जानता है कि टीचर भी क्या पढ़ा रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ना देख के थोड़ा अलग ही देता है। अभी हम एनडीए का भी एनालिसिस करेंगे तो इसमें ये बात खुल के की जाएगी कि क्या करता है यूपीएससी। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार और क्लियर कर दीजिए। सर यही है, अभी आप लोगों ने देख लिया है पेपर कैसा हुआ, आंसर कीज चेक कर ली है, सब कुछ देख लिया है। अब अपनी गलतियों को एनालाइज करो, देखो आप कहाँ आपकी कमी है और अगले अटेम्प्ट के लिए आप उन सभी कमियों को पूरा करो, सो दैट इफ यू डोंट क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट यू क्लियर इट इन द नेक्स्ट, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी, इट इज नॉट अ वन डे मैराथन। ओके, सो दिस इज ऑल। इफ सर योर रिव्यूज।
मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है, और जीएस जो है ना ये समुद्र है बच्चों, ये इतना बड़ा सिलेबस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। आप ये पिछले 10-11 साल के पेपर्स को देखो, आपको समझ में आएगा कि रिपीटेडली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस वो डेप्थ बढ़ा रहे हैं और उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमें थोड़ा उसका हॉराइजन जो है वो एक्सपैंड करना चाहिए या उसकी डेप्थ को नीचे तक जाना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले आया है उसी को पढ़ के चलते हैं, शायद दोबारा फंस जाए। सर ऊपर ऊपर से देखते हैं। बिल्कुल ऊपर से देखते हैं, तो ये हमारी गलती है। और देखिए जैसे कि सर ने बताया कि भाई हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इन पेपर से कि भाई हमें भी किस लिमिट तक लेके जाना है आपको, ताकि आपको मनचाहा रिजल्ट मिल सके। और अभी जैसे 3 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और बिल्कुल ही अलग तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करेंगे। तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आराम से 3 मई से पहले या 3 मई को आप अपने आप को एनरोल करें हमारे साथ। Yes. सो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से तो यही है मैम, आप अगर इसको क्लोज करना चाहें तो प्लीज। सर Yes, यही sir, है। नाउ वी विल हैव एन अपडेटेड करिकुलम इन आवर नेक्स्ट बैच. So if you want to join us and work with us, learn together. So for more information, you can call on the numbers that are given below or visit our store. That is all, everyone. Keep learning. That is all. Thank you.